Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss supply of money and its determinants. We all know that money supply plays a crucial role in the determination of price level and interest rate. So in this video, we shall explain what determines the money supply in an economy. Okay? If you find this video helpful, then I would request you all to like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Now, first of all, let us know what is money supply. What is the concept of money supply? So, by money supply, we mean the total stock of monetary media of exchange available to a society for use in connection with the economic activity of the country. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स जो टोटल स्टॉक है मॉनेटरी मीडिया, अब वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो कौन कौन से तरीके की होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट टोटल स्टॉक ऑफ मॉनेटरी मीडिया that is available in the market or society for exchange, it is known as the money supply. The money supply refers to the total sum of money available to the public in the economy at a point of time. ये शायद से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का. ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं मनी सप्लाई के. ठीक है, कि मनी सप्लाई आखिरकार किस किस चीज से मिलके बना हुआ है. हमने अभी भी पढ़ा टोटल मनी हेल्ड बाय द पीपल. तो अब पीपल के पास क्या सारे के सारे एक ही तरीके से कैश ही रखा होगा? नहीं. तो पहला तो हो गया करेंसी विद द पब्लिक, दैट इज द कैश, या जो भी पढ़ेंगे हम लोग ये क्या होता है. और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक, राइट, जिसको हम और भी क्या बोलते हैं, बैंक मनी भी बोलते हैं. सही है. अब इसमें देखते हैं कि करेंसी विद द पब्लिक इज इन ऑर्डर टू अराइव एट द टोटल करेंसी विद द पब्लिक इन इंडिया वी एड द फॉलोइंग आइटम्स. दैट इज फर्स्ट है हमारे पास करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन इशूड बाय आरबीआई. मतलब करेंसी विद द पब्लिक में क्या क्या चीजें आती हैं? करेंसी नोट्स जो कि सर्कुलेशन में है, विच आर इशूड बाय आरबीआई. And the second one is the number of rupee notes and coins in circulation, and the third one is small coins in circulation. हमें पता है कि रूपी और coins को अलग अलग इशू किया जाता है, राइट. तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि रूपी कौन इशू करता है एंड कॉइन्स कौन इशू करता है. देखते हैं कि आपको पता है या नहीं. ठीक है, और दूसरा हमारे पास है डिमांड डिपॉजिट्स विद द पब्लिक, ऑल्सो नोन एज द बैंक मनी और डिपॉजिट मनी. डिमांड डिपॉजिट इन द बैंक आर दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉन बाय ड्रॉइंग चेक्स ऑन देम. ठीक है, एंड द डिमांड डिपॉजिट्स आर फिड्यूशियरी मनी. एंड नाउ व्हाट इज मीन बाय फिड्यूशियरी मनी, दैट वी नीड टू नो. ठीक है, तो वन विच फंक्शंस एज मनी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल. मतलब जब आप उस पर काम करते हो तभी वो मनी होती है, अदरवाइज उसकी कोई सेंस नहीं होती. वन विच functions as money on the basis of trust of the person who make payments rather than on the basis of authority of government. ठीक है, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज तो जब हमने पढ़ी कि मनी सप्लाई जो करेंसी विद द पब्लिक की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास मेन चीज क्या आ जाती है. हम इसको अलग से नोट डाउन करेंगे कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द. यहाँ पे हमें ये याद रखना है जो कैश रिजर्व बैंक खुद अपने पास रखता है उसे हमें यहाँ से डिडक्ट करना है, क्योंकि वो थोड़ी ना काउंटेड होगा, है ना. दिस इज बिकॉज कैश रिजर्व विद द बैंक मस्ट रिमेन विद देम एंड कैन नॉट बी यूज्ड for making payment for goods or by any commercial transactions, right. Now let us come to the next point, that is what are the measures of money supply. Now this is the very important topic. ठीक है, कि from April 1977
द आरबीआई हैज अडॉप्टेड 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब ये सब चीजें कहाँ से आई, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है कि मनी सप्लाई ये सब चीजें होती है, ठीक है, और उसके हिसाब से काफी अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स हमने देखने को मिले हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें, क्रेडिट कार्ड एंड करेंसी आर यूज्ड बाय द पीपल प्राइमरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड मेकिंग अदर ट्रांजेक्शंस। अब दे आर मनी बिकॉज दे आर यूज्ड इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। इसी तरीके से और भी होते हैं कि टाइम डिपॉजिट जो हेल्ड किए जाते हैं पब्लिक के द्वारा इन द बैंक, तो वो क्या मनी नहीं होती, होती है। इसीलिए जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं उनको आरबीआई ने एक क्लियर कर दिया फ्रॉम अप्रैल 1977 दैट कि मनी सप्लाई में आखिरकार क्या होते हैं, क्या क्या मेजर्स होते हैं। तो आरबीआई हैज अडॉप्टेड 4 कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इट्स एनालिसिस ऑफ क्वांटम ऑफ वेरिएशंस इन मनी सप्लाई, ठीक है। अब सबसे पहला है M1 विच इज ऑल्सो नोन एज द नैरो मनी, M2 विच इज नोन एज द वो देख लेंगे, M3 होते हैं ब्रॉड मनी और M4, ठीक है। अब इसको एक एक को डिफाइन कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब M1 जो है इट इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, इट इज कैलकुलेटेड एज M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। अब ये क्या होते हैं, C stands for currency with the public, DD stands for demand deposits with the public in the commercial banks, and OD stands for other deposit. Now this is the most liquid measure of money supply as the money included in it can be easily used as a medium of exchange। इसीलिए इसको नैरो मनी भी बोलते हैं क्योंकि ये easily यूज होते हैं, सबसे लिक्विड मनी कही जाती है इसे। In measuring demand deposit with the public in the banks, interbank deposits are excluded। ये हमें ध्यान रखना है कि जो interbanking transactions या deposits होते हैं, एक बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया, उस मनी को हमें डिडक्ट करके चलना है। क्या ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जो C होता है वो क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है। अगर हम C की बात करते हैं, करेंसी विद द पब्लिक, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है हमारे पास। मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास सबसे पहले C के अंदर आता है जो कि नोट्स इन सर्क्यूलेशंस है, नोट्स इन सर्क्यूलेशंस जो चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा सर्क्यूलेशन ऑफ रूपी, सर्क्यूलेशन ऑफ रूपी कॉइन्स, हमें क्योंकि नोट्स अलग होते हैं कॉइन्स अलग होते हैं, ऑफ रूपी कॉइन्स एंड कैश रिजर्व्स ऑन हैंड विथ ऑल बैंक। मैंने ये नहीं बोला कैश रिजर्व्स अलग से, ऑन हैंड जो रखे हुए हैं जो यूज किए जा सकते हैं, राइट, ऑन हैंड, ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक, जैसे कि हमने बोल ही दिया है कि हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से डिमांड डिपॉजिट्स हो सकते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, जैसे कि जो आरबीआई रखता है, ठीक है, वो अदर डिपॉजिट्स में आ गए हमारे पास। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम M2 डिस्कस करते हैं। M2 का फॉर्मूला होता है M1, दैट इज जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा, उसमें आप एक सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स को भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये चीज है हमारे पास कि ऐसा द रीजन वाई मनी सप्लाई M2 हैज बीन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम M1 इज दैट सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग आर नॉट एज लिक्विड एज डिमांड, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है उतना लिक्विड नहीं है जितना M1 में है मनी, राइट। इसीलिए मतलब उस नैरो मनी के अंदर हमने इसको भी ऐड किया है ना। ये होते हैं, और ये क्या होते हैं, चेकेबल अकाउंट्स भी नहीं होते हैं जिनको चेक से आप बाहर निकाल सकते हैं, ये चेकेबल अकाउंट्स भी नहीं होते, बट एट लीस्ट ये टाइम डिपॉजिट से ज्यादा लिक्विड होते हैं। टाइम डिपॉजिट अभी आगे आएगा, हम आगे करने वाले हैं ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। M1 में केवल वो अमाउंट जो मोस्ट लिक्विड है, M2 में वो सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं जो M1 में है, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब आगे आ जाते हैं M3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि M3 इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड मनी, ठीक है। अच्छा, इन एडिशन टू द आइटम्स ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूडेड इन मेजर M1,
हम लोग और क्या चीज इंक्लूड करते हैं, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। आई हैव जस्ट सेड दैट टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो सर्व करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो होते हैं ये विड्रॉ नहीं किए जा सकते बाय चेक्स, ठीक है। इनकी एक टाइम होती है तभी ये विड्रॉ किए जा सकते हैं, इनको चेक से विड्रॉ नहीं किया जा सकता। दैट इज वाई दे आर नॉट लिक्विड एज M1 एंड M2। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये भी हमें नोट करना है कि रिसेंटली M3 हैज बिकम अ पॉपुलर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये चीज हमें देखनी है, लेट प्रोफेसर सुखामोय चक्रवर्ती रेकमेंडेड इट्स यूज। अब इसका रेकमेंडेशन किसने दिया था, इनका नाम हमें पता होना चाहिए। इट्स यूज फॉर मॉनेटरी प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड सेटिंग टारगेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ M3 now, or in the terminology of money supply employed by RBI till April 1977, आप M3 को क्या कहते थे उस समय, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम M4 के ऊपर। M4 मेजर जो होता है ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स नॉट ओनली ऑल द आइटम्स ऑफ M3 but also the total deposits with the post office saving organizations, ठीक है। और ये एक्सक्लूड करता है अपने आप से जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मेड बाय टू द नेशनल सेविंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारे पास ये था। तो M3 क्या हो जाता है, सॉरी M4 क्या हो जाता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास आगे क्या है, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। In order to explain the determinants of money supply in the economy, we shall use M1 concept of money supply, ठीक है। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, M1 concept of money supply, which is the most fundamental concept of money supply. We shall denote it simply by M, ठीक है। हम इसको नॉर्मली भी डिपोज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आर अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या होते हैं, एक बार मैं ऊपर से आपको इसको समझाना चाहूंगी कि आप अगर देखेंगे द हाई पावर्ड मनी जो होती है विच इज डिनोटेड बाय H, हम इसको H से डिनोट करेंगे, क्या कंसिस्ट करती है, ऑफ द करेंसीज, करेंसी ऑफ नोट्स हो चाहे कॉइन्स हो, इशूड बाय गवर्नमेंट एंड RBI, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द करेंसी इशूड इज हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना, एंड पार्ट इज हेल्ड बाय द बैंक्स, ये हमें पता है, राइट। तो ये हमें ये देखना है कि एक तो ये चीज मुझे यहाँ पे नोट डाउन करवानी है आपको कि RBI जो होता है ना वो प्रोड्यूसर क्या होता है, हाई पावर्ड मनी का प्रोड्यूसर कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी का। समझ में आ गया ये चीज हमें, ठीक है। एंड द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट, कि मनी मल्टीप्लायर आखिरकार क्या होता है और किस तरीके से ये फ्लक्चुएट करता है। बट इसका एक बार देख लो कि हम डेटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर इज द डिग्री टू विच मनी सप्लाई इज एक्सपेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन द हाई पावर्ड मनी। कहने का मतलब ये है कि कितना मनी सप्लाई इंक्रीज होता है जब हाई पावर्ड मनी विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट और RBI इंक्रीज होता है या एक्सपेंड होता है। समझ में आ गया, इसीलिए इसका फॉर्मूला साइज ऑफ मल्टीप्लायर स्मॉल m इज गिवन बाय बड़ा वाला m, ठीक है। बड़ा वाला m इज हाई पावर्ड मनी अपॉन में सॉरी h नीचे है हमारे पास, ठीक है। हाई पावर्ड मनी नीचे, मल्टीप्लायर ऊपर है हमारे पास। समझ में आ गया, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर तो मनी सप्लाई है हमारे पास, ये कितना मनी सप्लाई हुआ और उसमें से कितना हाई पावर्ड मनी है। अब द मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ मल्टीप्लायर एंड द अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। अगर हमें इफ वी नो द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर वी कैन प्रेडिक्ट हाउ मच मनी विल चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। समझ में आ गया ये चीज हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए मैं अलग से लेके आऊंगी, पूरा का पूरा लेक्चर बनता है इसके ऊपर।
अब है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मनी सप्लाई। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द मनी सप्लाई। तो हम डायरेक्ट इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि आरबीआई ने ही हमें दे रखे हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग मनी सप्लाई, और किस किस कैटेगरी में बांटा हुआ है उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने बांट के बता रखा है ऑलरेडी हमें। हम डायरेक्ट उसको देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, है ना। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंक क्रेडिट जो भी मिला हुआ है इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं ना, जो गवर्नमेंट को मिला हुआ है बैंक क्रेडिट, है ना। तो जब व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हम यहाँ लिख देते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो उस समय क्या होता है, डेफिसिट हो जाता है। डेफिसिट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आरबीआई से नए करेंसी नोट्स बनवाने के लिए बोलना पड़ेगा। और जब this creation of new currency for financing the deficit is known as the monetization of deficit। समझ में आ गई ये क्या है। जब डेफिसिट होगा तो आरबीआई से पैसे मांगेंगे नहीं, उनको बोलेंगे नई करेंसी छापो, और जैसे ही ये चीज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसको पहले कहा जाता था डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो एक ये तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, मनी सप्लाई आ जाती है। बात समझ में आ गई। अब इसी को यूज करके एक्सपेंडिचर को मतलब इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज की जाती है। अब है दूसरा हमारे पास बोरोइंग ऑफ द प्राइवेट और कमर्शियल सेक्टर्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना ऑल्सो बोरोज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम व्हेन इट्स ओन रिसोर्सेज आर लेस, राइट। ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है हमारे पास। दिस ऑल्सो एड्स टू द मनी सप्लाई विद द पब्लिक बिकॉज व्हेन द बैंक लेंड्स दे क्रिएट क्रेडिट और डिपॉजिट्स। बात समझ में आ गई। अगर आप बोरोइंग कमर्शियल बैंक दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई दे मतलब इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गई ये चीज हमें, ओके। अब अगला है हमारे पास चेंजेस इन द नेट फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द आरबीआई कॉज्ड बाय द चेंजेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। सो जो चेंजेस होते हैं इन द फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हेल्ड बाय द रिजर्व बैंक कैन आल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द मनी सप्लाई। द चेंज इन द नेट फॉरेन एसेट्स मे बी कॉज्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। सपोज हम सपोज करके देखते हैं कि इफ देयर इज अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारे पास कि फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन कंट्री नीड्स टू पे, राइट। हमें जो पे करना है उससे कम है इसका मतलब पैसा। तो इन ऑर्डर टू मीट दिस डेफिसिट तो we'll have to depose some of its foreign exchange assets. If there is net deficit in balance payment, rupee would flow in the RBI which pays out foreign exchange reserves in return for the rupee currency. ये बात समझ में आ गई हमारे पास। और अपोजिट जो होता है वो नेट सरप्लस के अंदर फॉलो होता है। तो ये चीज हमें समझनी है। अ सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां लिख देती हूं मैं ताकि आप उतार सको कि सरप्लस जो होता है बैलेंस इन पेमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का विल इंक्रीज क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, और इससे क्या होगा, रिजर्व मनी हमारे पास बढ़ेगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास सरप्लस है, पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। कमी होगी तो हमें पे करना है ऑलरेडी किसी को, है ना। रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमारे पास मनी सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लास्ट है गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक। अब इसका मतलब क्या है, चेंजेस इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जो होता है इज ऑल्सो ब्रॉट बाय गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक। Coin and 1 rupee notes represent government currency liability to the public। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि कॉइन्स और जो रुपीज होते हैं ना, जो कॉइन्स और 1 रूपी नोट्स होते हैं, कॉइन्स एंड 1 रूपी नोट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कितनी करेंसी लाइबिलिटीज है पब्लिक के पास। समझ में आ गया कि अगर करेंसी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मनी सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ गई ये चीज हमें, ठीक है।